डी स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अंधेरे गोदाम में धुआं अब धीरे धीरे छंट चुका था। टूटे बक्सों से फैली नशे की महक, जली हुई लकड़ी की गंध और बारूद की तीखी झनक हवा में घुली थी। हर तरफ बिखरे हुए हथियार, टूटी कुर्सियां और जमीन पर पड़े गुर्गे इस बात का सबूत थे कि यहाँ कुछ देर पहले कैसी जंग छिड़ी थी। अमीरा अभी भी कांप रही थी। उसके हाथ में पकड़ी पिस्तौल अब ढीली हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से हथियार नीचे रख दिया। आरव दीवार से टिककर खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीने और खून की परत थी। उसके कंधे पर पहले से लगी चोट फिर से खुल गई थी, लेकिन उसकी आंखें स्थिर और साफ थीं, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार की गंध पकड़ ली हो। राघव ने पास आकर कहा, हमने बहुत बड़ा गेम हिला दिया है, लेकिन वुल्फ के भाग जाने का मतलब है कि अब वो हमें शिकार समझकर ढूंढेगा। और उसके पीछे जो लोग हैं, उनका नाम सुनते ही बड़े बड़े नेताओं के हाथ कांपते हैं। आरव ने धीरे से जवाब दिया, डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब हमें इस डर को हथियार बनाना होगा। वो सोचते हैं हम बच्चे हैं, कॉलेज के लड़के लड़कियां, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। अमीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर कम, भरोसा ज्यादा था। उसने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं। अगर वुल्फ एक दरवाजा है तो चलो उस दरवाजे को तोड़कर अंदर चलते हैं। राघव ने कंप्यूटर पर जल्दी से एक ट्रैकिंग प्रोग्राम खोला। गोदाम से मिले लैपटॉप में कुछ एन्क्रिप्टेड डेटा था। स्क्रीन पर अचानक एक फाइल खुली। उस पर सिर्फ एक सिंबल था, एक काले सांप का चित्र जो अपनी ही पूंछ को काट रहा था। नीचे लिखा था, द सर्कल नेवर एंड्स। अमीरा ने धीरे से पढ़ा, सर्कल कभी खत्म नहीं होता। आरव ने बुदबुदाया, मतलब? ये नेटवर्क सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि चेन रिएक्शन की तरह है। एक खत्म करोगे, दूसरा सामने आ जाएगा। और इसका असली सिरा शायद कहीं और है। तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका, इनकमिंग सिक्योर कॉल। राघव ने चौंक कर कहा, ये लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। आरव ने तुरंत लैपटॉप अपने पास खींचा और कॉल रिसीव किया। स्क्रीन पर किसी का चेहरा नहीं था, बस एक डिजिटल मास्क। पीछे से विकृत आवाज गूंज रही थी। वेलकम मिस्टर हिडन बिलियनेयर, उस आवाज ने कहा। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बड़ा खेल खेला है, लेकिन तुम तो बस हमारे नक्शे पर एक छोटे से धब्बे हो। अगर ज्यादा शोर मचाओगे तो मिटा दिए जाओगे। आरव ने बिना झिझक जवाब दिया, नाम बताने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम्हारी दुनिया पैसे और खून पर खड़ी है, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता, अब तुम्हारे हर राज हमारे पास आ रहे हैं। और इस बार तुम्हारे पास बचने का कोई दरवाजा नहीं होगा। डिजिटल मास्क हंसा। बहुत हिम्मत है तुम्हारे लहजे में, लेकिन हिम्मत और बचपना, इन दोनों में बस एक बारूद की चिंगारी का फर्क होता है। वुल्फ तुम्हें खत्म करने में नाकाम रहा। अगली बार तुम इतने खुशनसीब नहीं रहोगे। कॉल कट गई। स्क्रीन पर बस वही सांप का सिंबल रह गया। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर राघव ने धीमे स्वर में कहा, भाई, ये खेल हमारे बस का नहीं है। ये लोग एयरपोर्ट, बंदरगाह, बैंक, मीडिया सब में फैले हैं। एक गलत कदम और हम सब मिट जाएंगे। आरव ने गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में बोला, हम मिटेंगे नहीं। हम उनको उनके ही खेल से हराएंगे। अभी हमें इनकी अगली मूव का पता करना होगा। वुल्फ दोबारा आएगा और इस बार हमें उसे भागने का मौका नहीं देना है। अमीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, लेकिन कैसे? जब उनके पास पूरी दुनिया है तो हमारे पास क्या है? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारे पास सच्चाई है। और जब सच के साथ दिमाग और हिम्मत जुड़ जाती है तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी गिर सकता है। अगले कुछ दिन शहर में अजीब सी खामोशी रही। गोदाम पर हुई मुठभेड़ की खबर दबा दी गई थी। मीडिया ने इसे महज गैंगवार बताया, लेकिन जो असलियत वहां थी वो सिर्फ आरव और उसकी टीम को पता थी।
उन्होंने अपने कॉलेज के दोस्तों में से कुछ भरोसेमंद लोगों को चुना, कोई कोडिंग का एक्सपर्ट, कोई हैकिंग का उस्ताद, कोई कैमरों और ट्रैकिंग का मास्टर। धीरे धीरे उनका छोटा नेटवर्क अब एक अंडरग्राउंड टीम बन चुका था। रात दिन स्क्रीन पर डेटा, नक्शे और लोकेशन की जांच चलती रही। और तभी एक पैटर्न सामने आया। शहर के बाहर एक पुराना कार्गो डॉक जो सालों से बंद पड़ा था, वहां से लगातार सिग्नल्स आ रहे थे। राघव ने कहा, ये उनका नया हब है और शायद वहीं से वुल्फ हमें अगला वार करेगा। अमीरा ने चिंतित होकर पूछा, मतलब हमें वहां जाना होगा? आरव ने शांत स्वर में कहा, हाँ। इस बार हम उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे, सीधा दीवार तोड़ेंगे। उस रात टीम ने तैयारी शुरू की। ड्रोन, नाइट विजन, वायरलेस हेडसेट्स, सब सज्ज था। अमीरा ने खुद भी हथियार उठाया। उसकी आंखों में डर तो था, लेकिन अब वो आरव की परछाई बन चुकी थी। मध्यरात्रि का समय। आसमान बादलों से घिरा था। समुंदर की लहरों से टकराती हवा सीटी बजा रही थी। पुराना कार्गो डॉक अंधेरे में डूबा था। चारों ओर सिर्फ खामोशी और बीच बीच में लोहे की चेन की चरमराहट। आरव ने हाथ के इशारे से टीम को दो हिस्सों में बांटा। राघव और बाकी लोग दाईं ओर से गए, जबकि आरव और अमीरा बाईं ओर से। गोदाम के अंदर हल्की सी रोशनी थी। दर्जनों आदमी हथियारों के साथ मौजूद थे। बीच में एक काला ट्रक खड़ा था, जिस पर बड़े बड़े बक्से लदे थे। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, यही उनकी शिपमेंट है। लेकिन तभी उसके कान में ईयरपीस से राघव की आवाज आई, आरव ध्यान दो, ऊपर की छत पर स्नाइपर्स हैं। आरव ने तुरंत अमीरा को खींचकर नीचे झुकाया। उसी पल एक गोली सरसराती हुई उनके सिर के ऊपर से गुजरी। पूरा गोदाम अचानक अलार्म और चीखों से गूंज उठा। वेलकम बैक फ्रेशमैन, एक भारी आवाज गूंजी। छत पर वुल्फ खड़ा था। इस बार बिना नकाब, उसके चेहरे पर घाव के निशान थे और आंखों में खून उतर आया था। उसके हाथ में हाई पावर राइफल थी। पिछली बार तुम भाग्यशाली थे, वुल्फ ने दहाड़ा, लेकिन आज मैं तुम्हें जिंदा यहां से नहीं जाने दूंगा। गोलीबारी शुरू हो गई। हर तरफ गोलियों की बरसात थी। आरव और अमीरा लोहे के कंटेनरों के पीछे छुपे। आरव ने चिल्लाकर कहा, टीम कवर फायर दो, वुल्फ को नीचे गिराना है। राघव और बाकी लोग दूसरी तरफ से हमला करने लगे, लेकिन वुल्फ के आदमी बहुत थे। मशीनगनें गरज रही थीं। अमीरा ने कांपते हाथों से बंदूक चलाई और एक दुश्मन को गिरा दिया। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसने कहा, आरव, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बस एक बार मुझ पर भरोसा रखो। उसने जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और बटन दबाया। अचानक 3 ड्रोन आसमान से नीचे आए और तेज रोशनी व शोर के साथ दुश्मनों पर टूट पड़े। गोलियों की दिशा बदल गई। आरव ने मौके का फायदा उठाकर छलांग लगाई और सीधे वुल्फ की तरफ दौड़ा। दोनों आमने सामने आ गए। वुल्फ ने गरजते हुए कहा, तुम सोचते हो ये सब तुम्हें हीरो बना देगा? तुम हमारे खिलाफ टिक भी नहीं सकते। आरव ने बिना रुके मुक्का मारा। वुल्फ ने पलटकर घूंसा जड़ा। दोनों कंटेनरों के बीच भिड़ गए। इस बार लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। और तभी गोलीबारी की गूंज पूरे डॉकयार्ड में फैल चुकी थी। हर तरफ धातु पर टकराती गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। समुंदर की ठंडी हवा अब बारूद की गंध से भर चुकी थी। वुल्फ और आरव एक दूसरे के सामने थे, जैसे दो तूफान टकराने वाले हों। वुल्फ ने छलांग लगाकर आरव को जमीन पर गिरा दिया। उसकी ताकत जानवर जैसी थी। उसने आरव का गला दबाते हुए गुर्राया, तुम्हें लगता है कि तुम ये खेल जीत सकते हो? मैं ब्लैक सरपेंट का शिकारी हूं और तुम बस एक बच्चा हो। आरव की सांसें अटकने लगीं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने अपनी कोहनी से वुल्फ की पसलियों पर जोरदार वार किया और पलटकर खुद को छुड़ा लिया।
दोनों खड़े हुए और फिर से भिड़ गए। मुक्के, लातें, हर वार में मौत का इरादा था। दूसरी ओर राघव और टीम वुल्फ के आदमियों से भिड़ रहे थे। अमीरा ने कंटेनर के पीछे से फायर किया। एक एक करके गुर्गे गिरते गए, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। आरव अमीरा ने चिल्लाकर कहा, ये लोग खत्म ही नहीं हो रहे। आरव ने मुक्के से वुल्फ को धक्का देकर कंटेनर से टकराया। उसने अमीरा की तरफ देखते हुए कहा, बस थोड़ा और संभालो, मैं इसे खत्म करता हूं। वुल्फ हंसा, उसके होठों से खून टपक रहा था। खत्म? तुम मुझे खत्म करोगे? उसने जेब से एक चाकू निकाला, लंबा, चमकदार और जहरीली धार वाला। ये वही चाकू है जिससे मैंने कई गद्दारों का गला रेता है। आज तुम्हारा नंबर है। वो वार करने ही वाला था कि आरव ने लोहे की चेन पकड़ी और बिजली की तरह झटके से उसके हाथ पर मारी। चाकू छूटकर जमीन पर गिरा, लेकिन वुल्फ ने तुरंत दूसरी तरफ से मुक्का मारा और आरव को दीवार से टकरा दिया। आरव दर्द से कराह उठा, लेकिन अगले ही पल उसने पूरा जोर लगाकर वुल्फ की गर्दन पकड़ ली और उसे नीचे गिरा दिया। दोनों फिर जमीन पर लोटपोट हो गए। अचानक कंटेनर के ऊपर से एक स्नाइपर ने निशाना साधा। उसकी राइफल की चमक दिखी। अमीरा ने समय रहते देखा और चिल्लाई, आरव नीचे। आरव झुका और गोली वुल्फ के कंधे में जा लगी। वुल्फ दर्द से दहाड़ा। उसने गुस्से में अपने ही आदमी की तरफ देखा और चिल्लाया, मैंने कहा था, मुझे साफ टारगेट चाहिए था। इस गड़बड़ी का फायदा उठाकर आरव ने वुल्फ को जोर से लात मारी और उसे कंटेनरों के ढेर की ओर धकेल दिया। पूरा ढेर हिल गया और वुल्फ नीचे दब गया। गोलीबारी अभी भी जारी थी। आरव ने तुरंत अमीरा का हाथ पकड़ा और कहा, ड्रोन एक्टिवेट करो। अमीरा ने रिमोट दबाया। ड्रोन ऊपर से फ्लैश बम गिराने लगे। पूरा गोदाम रोशनी और धुएं से भर गया। दुश्मन घबराकर इधर उधर भागने लगे। राघव ने चिल्लाकर कहा, क्लीन शॉट्स, सबको गिराओ। उसकी टीम ने एक एक करके वुल्फ के गुर्गों को ढेर कर दिया। जब धुआं छंटा तो वुल्फ मलबे से उठ चुका था। उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने आरव की ओर इशारा किया और गुर्राया, ये खत्म नहीं होगा जब तक तुम मर नहीं जाते। वो पीछे हटते हुए ट्रक की ओर बढ़ा। ट्रक के पीछे दरवाजा खुला और अंदर से एक बड़ा कंटेनर दिखाई दिया। उस पर ब्लैक सरपेंट का वही सिंबल बना था। वुल्फ ने हंसते हुए कहा, ये शिपमेंट हमारी ताकत का सबूत है। इसे छू भी नहीं पाओगे। वो कंटेनर के साथ ट्रक में चढ़ा और ड्राइवर को इशारा किया। ट्रक गड़गड़ाते हुए डॉक से बाहर निकलने लगा। आरव ने अमीरा की ओर देखा, हमें इसे रोकना होगा, वरना ये पूरा शहर जहरीले सामान से भर जाएगा। वो दोनों तेजी से मोटरसाइकिल पर कूदे। राघव और टीम पीछे से कवर देते रहे। रात के अंधेरे में ट्रक और बाइक की पीछाभाग शुरू हो गई। हवा आरव के चेहरे से टकरा रही थी। ट्रक तेजी से हाईवे पर दौड़ रहा था। अमीरा ने बाइक से झुककर गोली चलाई। ट्रक का एक टायर फटा, लेकिन वुल्फ ने तुरंत ड्राइवर को कंट्रोल में रखा। वुल्फ खिड़की से झुककर मशीनगन से फायर करने लगा। गोलियां सड़क पर बरस रही थीं। आरव ने बाइक को जिगजैग में घुमाकर बचाया। आरव, हम ऐसे नहीं रोक पाएंगे, अमीरा ने चिल्लाकर कहा। आरव की आंखों में चमक आई। उसने कहा, तो हमें इसे वहीं रोकना होगा जहां ये सबसे कमजोर है। उसने बाइक तेज करके ट्रक के बिल्कुल पास ला दी। अमीरा ने कांपते हुए हैंडल पकड़ा, जबकि आरव खड़ा होकर ट्रक की तरफ छलांग लगा गया। वुल्फ ने उसे आते देखा और गुस्से से गरजा। दोनों ट्रक के ऊपर भिड़ गए। रात की सड़क पर हवा की रफ्तार में मौत से खेलते हुए। नीचे अमीरा चिल्लाई, आरव संभलना। लेकिन ऊपर सिर्फ धातु से टकराते मुक्कों की आवाज थी। ट्रक खतरनाक मोड़ पर था। वुल्फ ने आरव को धक्का दिया। आरव लड़खड़ाया, लेकिन उसने ट्रक की रेलिंग पकड़ ली। वुल्फ ने उसके हाथ पर पैर रखकर दबाया। गिर जाओ, यही तुम्हारा अंत है।
आरव ने दांत भींचे और पूरा जोर लगाकर वुल्फ की टांग पकड़कर खींचा। दोनों जोर से गिरे और ट्रक की छत पर लुढ़क गए। ट्रक अब नियंत्रण से बाहर हो रहा था। ड्राइवर घबराकर चिल्लाया। अमीरा ने नीचे से देखा और तुरंत बाइक को आगे बढ़ाया। आरव, कूदो। आरव ने आखिरी वार करते हुए वुल्फ को मुक्का मारा। वुल्फ लड़खड़ाकर पीछे गिरा और ट्रक से नीचे सड़क पर जा धड़ाम से गिरा। उसके शरीर से खून बह रहा था। आरव ने ट्रक से छलांग लगाई और अमीरा ने बाइक को मोड़कर उसे पकड़ लिया। ट्रक आगे जाकर पलट गया और जोरदार धमाके के साथ फट गया। रात का आसमान आग और धुएं से भर गया। सड़क पर खून से लथपथ पड़ा वुल्फ हांफते हुए हंसा। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम सोचते हो ब्लैक सरपेंट मेरे साथ खत्म हो जाएगा? असली बॉस अभी तक सामने ही नहीं आया है। उसकी सांस थम गई। आरव और अमीरा एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आग की लपटें उनके पीछे आसमान को लाल कर रही थीं। आरव ने बुदबुदाया, तो ये तो बस दूसरा दरवाजा था। असली खेल अभी बाकी है। अमीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। और हम उसे भी खत्म करेंगे साथ में। दूर से पुलिस और एम्बुलेंस की आवाजें आ रही थीं। लेकिन दोनों जानते थे ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब असली जाल खुलने वाला था। धुआं उठने के साथ ही रात का सारा दृश्य जैसे धीमा हो गया। ट्रक की पलटने की गूंज धीरे धीरे फीकी पड़ी। सिर्फ दहाड़ती आग की लपटें और दूर से आती एम्बुलेंस की सायरन बची रह गई। वुल्फ जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद, सपाट चेहरे पर खून की पट्टियां। आरव और अमीरा बाइक पर सांस थामकर खड़े थे। उनके कपड़ों पर धूल, चेहरे पर राख और हाथों में अभी भी लड़ाई की थकान। राघव और बाकी टीम कुछ ही कदम पीछे खड़ी थी। उनकी निगाहें कच्ची जीत और आने वाले बड़े तूफान के बीच लड़खड़ा रही थीं। वे लोगों की भीड़ से दूर हटकर खड़े रहे जब पुलिस और एम्बुलेंस पहुंचे। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे और सोशल मीडिया पर सेकंडों में रात का कन्फ्यूजन वायरल होने लगा। लेकिन सबके दिलों में अब एक सवाल था, वुल्फ के बाद अगला कौन? जो वुल्फ ने कहा था उसे अब वे जैसे तैसे ठुकरा नहीं सकते थे। असली बॉस अभी सामने नहीं आया है। रात खत्म हुई। सारा शहर थका हारा, कुछ राहत महसूस कर रहा था और कुछ भय से कांप रहा था। आरव ने वुल्फ के निकट झुककर उसके चेहरे पर झांका। वुल्फ ने जैसे ही आखिरी दिनों की तरह एक हल्की सी हंसी की कोशिश की। उसकी होंठ फट रहे थे। तुमने रास्ता खोला है, उसने सांसों में कहा, और रास्ता उस तरफ जाता है जहां टकराहट और मिट्टी एक जैसी मिलती है। फिर उसकी आंखें बुझ गई। अगले कुछ दिन शहर में सन्नाटा और सतर्कता दोनों थे। पुलिस ने वुल्फ के पॉकेट से मिले कुछ दस्तावेज और फोन इकट्ठे किए, पर जो असली नेटवर्क था उसके निशान कहीं और ले जा रहे थे। बैंक रिकॉर्ड्स, कोडेड संदेश, ओवरसीज अकाउंट्स। राघव की टीम रात दिन इन्हीं छोटे छोटे तारों को जोड़ने में लगी रही। हर तार जोड़ने पर सामने एक और बड़ा बंद कमरा खुलता। एक ऐसा कमरा जहां बसे थे बड़े लोग जिनके नाम सार्वजनिक होने पर सत्ता के कई खंभे हिल सकते थे। आरव ने अमीरा के साथ गुप्त जगह पर बैठकर उन दस्तावेजों को पढ़ा। स्क्रीन्स पर जो कोड सामने आ रहे थे वे सिस्टमेटिक थे। शिपमेंट की डेट्स, ऑफिस लोकेशन और कुछ अजीब कोड नेम्स। उनमें सबसे डरावना नाम था ओरियन। ब्लैक सरपेंट का बहुत कम हिस्सा अब तक पकड़ा गया था। ओवरसीज में जो नाम उभर रहे थे वे सब ओरियन के साथ जुड़े दिख रहे थे। कोई सुपर नियोक्ता, कोई ऑपरेटिव इंडस्ट्रियलिस्ट या शायद फिर कोई राजनीतिक चेहरा, पर जो भी था उसकी पकड़ इतनी गहरी थी कि नोटिस और रिकॉर्ड्स सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहे थे। लोगों के मन में जो भाव उठ रहे थे वे कहते थे कि अब यह कुछ भी छोटा नहीं रहा। यह महज एक स्थानीय माफिया का खेल नहीं था। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, राजनैतिक और सैन्य हितों से जुड़ा हुआ कुछ बड़ा काम था। राघव ने कहा, इन्हें टुकड़ों में काट कर सामने लाएंगे। हर हिस्से का पर्दाफाश होगा। बैंक, मीडिया और पर्दे के पीछे की लॉबी। आरव जानता था कि यह बात आसान नहीं थी, पर उसने बढ़ते हुए भय के आगे झुका नहीं। वे लोग योजना बनाने लगे, सबसे पहले
ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड्स को सुरक्षित जगह पर बैकअप करना। दूसरे, अंतर्राष्ट्रीय लॉ और कूटनीति के दायरे में आने वाली जानकारियों के लिए विश्वसनीय पत्रकार और एनजीओ कनेक्शन ढूंढना। तीसरे, ब्लैक सरपेंट के अंदरूनी सूत्रों के लिए लोभ और सुरक्षा का बूट लगाने की रणनीति। एक हफ्ते के भीतर टीम ने एक बड़ा साक्ष्य पैकेट तैयार किया। बैंक ट्रांजैक्शन का पूरा लेन देन, शिपमेंट के डॉक्यूमेंट और कुछ वीडियोस जिनमें उच्च पदस्थ सरकारी और कॉरपोरेट हस्तियां अनौपचारिक बैठकों में दिखाई दे रही थीं। इस पैकेट का प्रसारण सीधे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म पर करने का निर्णय लिया गया, एक ऐसी जगह जो किसी भी स्थानीय दबाव से स्वतंत्र रही। राघव ने कहा, अगर हम इसे स्थानीय स्तर पर दिखाएंगे तो सब कुछ दब जाएगा। हमें वैसा मंच चाहिए जहां दबाने की शक्ति हो और हमारी सुरक्षा भी। अमीरा ने कहा, लेकिन कैसे? हमारे पास तो सीमित कनेक्शन है। राघव ने मुस्कुराकर कहा, सीमित नहीं, स्मार्ट कनेक्शन है। याद करो, हमने पहले भी तेजी से काम किया था। उन्होंने एक आयोजन तय किया। छोटी टीम को यूरोप का एक मीडिया हब जाना था, वहां के एक विश्वसनीय पत्रकार से मिलकर सारी जानकारी लाइव करना। यह जोखिम भरा था, पर जोखिम लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यात्रा की तैयारी हुई, पासपोर्ट क्लीन किए गए, कवर स्टोरी बनाई गई। माना गया कि कुछ छात्र इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सम्मेलन में जा रहे हैं और वहां से कुछ शोध प्रस्तुत करेंगे। नकली वीजा, एक कड़ी मेहनत से बनी आड़ और यात्राओं के छोटे छोटे नेटवर्क तार सब तैयार हो गए। रात पहले की अंतिम बैठक में आरव ने सभी के आगे कहा, हम दिखाई देने वाले शिकार हैं, पर हमें आंख बंद करके या भाग कर नहीं रहना। हमें इस तरह से लड़ना है कि हमारे द्वारा दिया गया हर सबूत तल पर पड़े और कोई भी उसे मिटा न पाए। हमें पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनाना है। अमीरा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों झलक रहे थे। यात्रा का दिन आया। एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां सुरक्षा और भी कड़ी लगी हुई थी। हर कदम पर आरव की धड़कन तेज थी, पर उसने दाखिल होने का साहस नहीं छोड़ा। उड़ान भरते समय उसने खिड़की से बाहर से चमकती हुई लाइटों को देखा और अपने भीतर संकल्प को और मजबूत किया, चाहे कुछ भी हो, अब पीछे लौटना नामुमकिन था। यूरोप पहुंचने के थोड़े समय बाद वे पत्रकार के संपर्क में आए। पत्रकार अनुभवी था, पहले भी बड़े घोटालों को अखबार और चैनलों पर उघाड़ चुका था। वह कहता था, अगर तुम्हारे पास ऐसे सबूत हैं और तुम्हें सुरक्षा चाहिए तो हमें इसे इस तरह प्रकाशित करना होगा कि दुनिया में प्रभाव पड़े। पर ध्यान रहे, तुम्हें खुद के लिए और साथी टीम के लिए एक बैकअप प्लान रखना होगा। प्रकाशन की रात तय हुई। टीम ने एक छोटा प्रेजेंटेशन तैयार किया। लाइव फीड के लिए एक सुरक्षित सर्वर और मीडिया पार्टनर तय किया गया। वे लोग होटल के कमरे में एक एक करके बैठकर सबूत दिखाने लगे। दस्तावेजों पर उनकी उंगलियां चलती, चेहरे सख्त होते। लाइव प्रसारण शुरू हुआ। स्क्रीन पर स्लाइड्स आईं, खातों की फाइलें, पैसे और पासपोर्ट, समुद्री शिपमेंट की डेट्स और वह काला सांप का सिंबल। एक एक करके उन नामों का खुलासा किया गया जो शहर के साथ साथ विदेशों में भी बड़े कारोबार में लिप्त थे। दर्शकों की संख्या उछलने लगी और सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड होने लगा, ब्लैक सरपेंट एक्सपोज्ड। समाचार फैलने के साथ ही रात में ही उनकी टीम के कुछ मेल और फोन पर धमकियां आने लगी, तुमने क्या किया, तुम्हारी जान पर खेल रहे हो। पर वे लोगों को दिखाने में कामयाब हो गए थे कि सच्चाई अब सार्वजनिक है। पल भर में उन्होंने जीवन के उन खतरों को चुनौती दी जो दबाने का काम करते थे। कुछ घंटों के भीतर दुनिया के कुछ बड़े मीडिया हाउसेज ने इस कहानी को उठाया और कई देशों की पुलिस तथा इंटरपोल के कुछ इकाइयों ने अपनी जांच शुरू कर दी। ये प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक और उत्साहजनक थी, पर साथ ही यह उनका सबसे बड़ा भय भी बन गया, क्योंकि जब बड़े लोग सांस लेना छोड़ देते हैं तो वे और अधिक खतरनाक हो जाते हैं। वही हजारों किलोमीटर दूर कोई बड़ी बैठक हो रही थी, चमकदार कांच की इमारत की ऊपरी मंजिल पर, जहां फोन बंद हो रहे थे और पर्दों के पीछे की दास्तानों पर बात हो रही थी। ओरियन का नाम खुद एक सफेद बालों वाला आदमी उठा रहा था। उसकी आंखें गहरी और माथे की रेखाएं कठोर थीं। उसने कहा, इन्हें चुप कर दो। इतना बड़ा मसला सार्वजनिक हुआ तो केवल हमारा नहीं,
कई देशों के हितों से जुड़ा मामला खुल जाएगा। उसके साथ बैठे लोग चुंबकीय चुप्पी में सहमत हुए। पैसा, सत्ता और प्रसिद्धि सब कुछ दांव पर था। वहीं से एक आदेश निकला, न केवल आरव और उसकी टीम को निशाना बनाओ, बल्कि उन मीडिया हाउसेस पर दबाव डालो जो इस खबर को आगे बढ़ा रहे हैं। कई रास्तों से दबाव डाला गया। ओवरसीज लॉ फायदों में कटौती, बैंकिंग चैनलों में रुकावटें और जहां संभव हो वहां ब्लैकमेल। पर ओरियन ने यह भी कहा कि सीधे हिंसा से पहले असल हथियार है सूचना का गलत मोड़, अफवाहें, आरोप और वक्त पर तरह तरह के लीक्स। आरव और टीम ने जान लिया कि यह अब केवल लड़ाई की नहीं रही, यह युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जहां न सिर्फ सिर और हथियार बल्कि पैसे, कूटनीति और मीडिया को काबू में रखने की ताकत काम आ रही थी। वे वापस सोचने लगे कि किस तरह से इस बाजी को खत्म किया जाए जहां ओरियन जैसे चेहरे दुनिया की सबसे ऊंची टेबलों पर बैठे हुए थे। राघव ने कहा, अब हमें अंतर्राष्ट्रीय लॉ और मानवाधिकारों के नेटवर्क का सहारा लेना पड़ेगा। हमें उस ताकत को बुलाना होगा जो इन बड़े दबावों के सामने खड़ी रहे। उन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के नाम लिए जिन्हें वे विश्वास में ले सकते थे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा दोगुनी कर दी, लोकेशन सीक्रेटिविटी, कवर आईडीज और एक ब्लॉक रूट प्लान अगर किसी को पकड़ने की कोशिश की गई। संबंधित देशों में पेटिशंस, लोकल कोर्ट में मामले दायर किए गए और इंटरपोल ने भी एक औपचारिक नोटिस डाला। यह प्रक्रिया धीमी थी, पर अब एक आधिकारिक ट्रैक बन गया था, और आधिकारिक ट्रैक का मतलब था कि ओरियन भी कानूनी दायरों से घिर रहा था। पर ओरियन ने अपने हिस्से की चालें भी तेज कर दी। उसने मीडिया में एक साजिश रची, कुछ झूठे रिसाव और प्रोपेगेंडा क्लिप्स लीक कराए गए जिसमें कहा जा रहा था कि ये युवा भड़काऊ तत्व हैं, जिनका मकसद केवल अव्यवस्था फैलाना है। इसके साथ ही कुछ स्थानीय अधिकारियों पर दबाव बनाया गया कि वे आरव के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर करें। कुछ पुराने केस क्रिएटिवली रिसर्च कर दिए गए। एक रात तभी जब टीम एक सुरक्षित घर में सो रही थी, वहां अचानक पुलिस ने छापा मारा। यह रात भरी की ड्रामा था। दरवाजे तोड़े गए, टीम बिखरी और कुछ सदस्यों को अस्थायी हिरासत में ले लिया गया। पर यह छापा किसी सच्चे एनफोर्समेंट का नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक हथकंडा। ओरियन और उसके सहयोगियों ने स्थानीय शक्ति को हिलाकर रख दिया था। टीम को पता था कि वे फंस सकते हैं, वे तैयार थे। राघव और बाकी टीम पहले से ही बैकअप प्लान पर काम कर चुके थे। कुछ सदस्यों को नकली रास्तों से बाहर निकाला गया, कुछ को कवर स्टोरीज के तहत छिपाया गया। छापे ने एक बात स्पष्ट कर दी थी, ओरियन का रेंज बड़ा था और उसके लिए कानून एक ऐसा हाथ था जिसका इस्तेमाल वह आसानी से कर सकता था। पर साथ ही दुनिया की निगाह भी अब बुरी तरह उनकी तरफ थी। जब बड़े मीडिया हाउसेज ने इस छापे को कवर किया और यह दिखाया कि किस तरह बाहरी दबाव और भ्रष्टाचार का इस्तेमाल करके उन्हें खामोश करने की कोशिश की गई, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव फिर से बढ़ा। कई दूतावासों ने स्थानीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। बात और जटिल होती गई। टीम के कुछ सदस्य भ्रष्ट अधिकारियों के कारण गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ को भागना पड़ा। पर हर कदम पर आरव और अमीरा ने जो सच्चाई उजागर की थी, उसने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। वे जानते थे कि लंबी लड़ाई के बीच कुछ हारें होंगी, पर अंततः सच की जीत ही होगी। एक सुनसान सुबह, जब शहर अभी भी आधी नींद में था, आरव और अमीरा छत पर खड़े थे। हवा ठंडी थी और आसमान साफ। आरव ने कहा, हम बहुत कुछ खो चुके हैं, दोस्तों की आजादी, चैन की नींद और कभी कभी खुद की पहचान। पर मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ खोया है जो वापस न आए। अमीरा ने उसकी बाह थाम ली और बोली, हमें जो करना था वो हमने किया। अब आगे जो भी आए, हम साथ होंगे। वे दोनों जानते थे कि ओरियन एक ऐसी मछली थी जो गहरे पानी में रहती थी। उसे पकड़ने के लिए सिर्फ सतह का जाल नहीं बल्कि गहरे समुद्र की रणनीति बनानी होगी। पर अब उनके पास समर्थन था, अंतर्राष्ट्रीय निगाह, कुछ मीडिया हठात गतिविधियां और समाज का उठता हुआ गुस्सा। यह धीरे धीरे उस जड़ को झंकृत कर रहा था जहां से ब्लैक सरपेंट पनपता था। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, पर एक बात साफ थी, अब खेल बड़े नंबरों पर चल रहा था और आरवा अमीरा का नाम सिर्फ कॉलेज के गलियारों तक सीमित नहीं रहा था। हर सुबह हर खबर,
और हर खोज के साथ वे उस नेटवर्क की जांच में और गहराई तक जा रहे थे। और अभी जो अगला कदम था वह सबसे जोखिम भरा था। ओरियन तक पहुंचने का असली तरीका एक ऐसी जगह जहां पैसे, सत्ता और खूबसूरती का मिलन होता था, और जहां एक झपकी में सारी सत्ता अपनी जगह हिल सकती थी। वे अगले कुछ हफ्तों की योजना बनाने लगे, हगराजी से लेकर छोटे छोटे कूटकदमों तक, इंटरपोल के संयोग से लेकर अंदरूनी सूत्रों को आकर्षित करने तक। पर उनके अंदर भी डर हिम्मत का एक नया संतुलन बन चुका था। वे अब जानते थे कि हर छोटी जीत के बाद बड़ी लड़ाइयां आएंगी, पर हर छोटी जीत जनता का विश्वास जोड़ती थी, और जब जनता साथ दे दे तो बड़े तख्तोताज भी हिलते हैं। और उसी विश्वास के साथ आरवा अमीरा ने अगले दिन एक योजना के लिए उड़ान भरी, एक ऐसी ओर की ओरियन खुद अपनी खामोशियों से बाहर आकर हिल जाए। विमान का धीमा कंपन अब भी अंदर तक बज रहा था जब वे बाहर निकले। एक अलग देश का एयरपोर्ट, चमकदार लाइटें और हवा में अजनबीपन की खुशबू। राघव ने पास में खड़े हुए पत्रकार के समर्थन का धन्यवाद किया और कहा, यहाँ से हमें सीधे उस कॉन्फ्रेंस हॉल तक जाना है जहाँ ओरियन आने वाला है। यही वह मंच है जहाँ वह अपने कुछ सहयोगियों के साथ सार्वजनिक प्रदर्शन करता है, पर पीछे की बैठकें वही तय करती हैं। अमीरा ने साधारण कपड़े पहने थे, कोई चमकधमक नहीं, सिर्फ सामान्यता की आड़। आरव का कंधा अभी भी जरा भारी था, पर उसने रोशनी में अपनी कुची आंखों से फैसला कर लिया था, अब हर कदम योजनाबद्ध होना चाहिए। राघव के हाथ में एक छोटा सा यूएसबी था जिसमें दुनिया भर के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का पूरा नेटवर्क था। अगर वह यह यूएसबी सही मंच पर चलाने में कामयाब हो गए तो ओरियन का दुनिया भर में बना चेहरा धंस जाएगा। वे कॉन्फ्रेंस वेन्यू के पास होटल में ठहरे। रात्रि में एक छिपे हुए कमरे में उन्होंने फाइनल ब्रीफिंग की। कौन किस तरह से अंदर जाएगा, किस मीडिया हाउस का कौन सा कोऑर्डिनेटर लाइव आएगा, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बैकअप क्या होगा। योजना सरल नहीं थी। एक टीम को अंदर से मीडिया पर नजर रखनी थी, दूसरी को सीधे ओरियन के पास जाने वाली पृष्ठभूमि में सेंध लगानी थी। राघव ने कहा, हम चीजों को अचानक बड़ा बना देंगे, लाइव स्क्रीन, हार्ड प्रूफ और साथ में पत्रिकाओं और इंटरपोल के कागज जो इस केस को वैधता देंगे। जब स्क्रीन पर दस्तावेज गिरेंगे तो किसी भी स्थानीय दबाव का असर कम होगा। सुबह आई। कॉन्फ्रेंस हॉल सुनसान दिखा, पर भीतर की हलचल तेज थी। सुरक्षाकर्मी, चमकीले सूट, बैज वाले लोग और कुछ चेहरे जो दुनिया भर की खबरों में बार बार दिखाई दे। ओरियन मंच पर आया जैसे कोई राजा, सफेद बाल, सैकड़ों कैम्ब्रिज सी सख्त मुस्कान और आंखों में वही शांत क्रूरता जिसने हजारों लोगों को उसके इशारे पर हिलाया था। ऑडिटोरियम में तालियां बजीं, फ्लैश लाइटें टिमटिमाईं और उनके आगे बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि बैठे थे। आरव की टीम छिपकर सेंध लगाने लगी। राघव और एक तकनीशियन पैनल रूम के पीछे सेट पर पहुंचे जहां से रॉफीड मिलती थी। अमीरा और दो सदस्य उस गलियारे से अंदर गए जहां ओरियन के निजी लॉबी थे। उनकी आड़ थी एक औपचारिक गिफ्ट डिलीवरी। आरव ने अपनी सांस गहरी ली और होटल की लॉबी से चल पड़ा, काफिले के बीच एक सामान्य अतिथि की तरह। उसकी छाती में हल्की बेचैनी थी, पर हर नर्वस पॉन के साथ ही उसके अंदर की आग तेज हो रही थी। पैनल शुरू हुआ। ओरियन ने भाषण में बड़ी बातों का जिक्र किया, ग्लोबल इकोनॉमी, पार्टनरशिप और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जनता तालियां बजाने लगी, पर पर्दे के पीछे राघव की टीम ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने सर्वर से सिक्योर चैनल खोलकर लाइव फीड में एक बटन दबाया और दर्शक स्क्रीन पर अचानक बैंकिंग रिकॉर्ड्स की पहली स्लाइड देख पाए। कुछ लोग सन्न रह गए, कुछ ने फुसफुसाना शुरू किया। हॉल में अफरातफरी फैलने लगी। सुरक्षा कर्मचारियों की निगाहें पैनल रूम की ओर घूमी। उसी क्षण ओरियन के पास बैठे एक आदमी का चेहरा बदल गया। वह अनुशासित था, पर उसकी आंखों में कंपकंपाहट थी। आरव ने लिफ्ट की ओर चलते हुए अपनी पॉकेट में छोटे कैमरा डिवाइस को सक्रिय किया। यह उनका छोटा सूत्र था जो सीधे राघव के पास भेज रहा था। अमीरा ने गिफ्ट बॉक्स को ओरियन की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी कुछ हुआ। एक सुरक्षा अधिकारी ने गिफ्ट बॉक्स को रोक लिया। खुला हुआ बॉक्स मंजूर नहीं, उसने कहा। अमीरा ने शांत स्वर में कहा, यह सिर्फ सांस्कृतिक उपहार है, सर।
अंदर कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो हमें ऑडिटरों के लिए चाहिए। अधिकारी ने बॉक्स का काउंटर चेक करने की बात कही। तभी दूसरी तरफ पैनल रूम की स्क्रीन पर एक नई स्लाइड आई। ओरियन के और उसके सहयोगियों के बैंक ट्रांजैक्शन, शिपमेंट रिकॉर्ड्स और कुछ वीडियो क्लिप्स जिनमें उनके और कुछ जहाज वाले कार्यालयों के बीच संदिग्ध लेन देन दिखाई दे रहे थे। हॉल में शोर मचा। ओरियन का चेहरा ज्यों ही रंग बदलता, उसके आसपास के लोग अचानक सख्त हो गए। एक पैनल सदस्य चिल्लाया, ये झूठ है, ये सब भ्रष्टाचारियों की कहानी है। पर अब मीडिया हब ने लाइव फीड पकड़ा हुआ था। सोशल मीडिया पर एक्सपोज्ड ओरियन ट्रेंड करने लगा। अमीरा देखते ही देखी बॉक्स के ड्राइवर की तरफ झांकी। वह जानता था कि अब गिफ्ट बॉक्स का खुलना कितना जरूरी है। उसने मोबाइल से संकेत भेजा और पलक झपकते ही सुरक्षा अधिकारी का ध्यान एक ओर खिंच गया। राघव की टीम ने लॉबी के बाहर एक नकली पैनिक अलार्म ट्रिगर कर दिया था। भीड़ हड़बड़ी में उठा और कुछ जगहों पर धक्का मुक्की हुई। उस क्षण अमीरा ने बॉक्स खोलकर अंदर से छोटी सी हार्ड ड्राइव निकाली और उसे सीधे कैमरे के सामने पकड़ लिया, जिसे आरव ने लाइव स्ट्रीम कर दिया था। स्क्रीन पर अब ओरियन का चेहरा और भी तरीके से अनावरण हो रहा था। वीडियो क्लिप्स, आवाज के एडिट्स जिनमें उसके करीबी लोग एकनाथ लेन देन की बातें कर रहे थे। भीड़ में कुछ लोग चिल्लाए, कुछ शक में थे, पर सबसे खतरनाक पल तब आया जब ओरियन ने उठकर भाषण रुकाकर कहा, यह झूठा साजिश है, यह सब नकली रिकॉर्ड हैं, तुम्हारे सामने बस नकल है। हॉल में सिक्योरिटी का माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ पैनल सदस्य ने बिना समय गवाए सुरक्षा को बुला लिया, पर राघव की टीम ने पहले ही इंटरपोल और कुछ बड़े मीडिया हाउसेस को बटन दबाकर अलर्ट कर दिया था। वहां से आवाजें आने लगीं कि यह रियल टाइम में जांची जा रही जानकारी है और बिना प्रमाण के किसी को अभियुक्त घोषित करना गलत होगा। ओरियन के चेहरे का रंग झकझोर गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं इस आरोप का कड़ा विरोध करता हूँ। ये बच्चे किस तरह की जांच कर रहे हैं, इसे पहले स्पष्ट किया जाए। पर भीड़ में अब शोर का नया स्वर उठा। लोग जिस ओरियन की तारीफ करते थे, वही अचानक सवालों के घेरे में आ गया था। तभी गलती हुई। किसी ने अंदर से ओरियन की सुरक्षा टीम में से एक का मोबाइल हटा लिया और स्क्रीन पर एक सीक्रेट मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि अब कार्रवाई करो, उन्हें मंच से हटाओ। पल भर के लिए सब कुछ सन्न हो गया। रणवीर शैली के कुछ अनुयायियों ने अचानक ट्रैक्टर गेट की ओर बढ़ने की कोशिश की, पर राघव की टीम ने तुरंत लाइव रिले में हॉल के बाकी हिस्सों को ब्लैकआउट से काट दिया और दर्शकों को शांत किया। स्थिति बिगड़ती जा रही थी। ओरियन के सुरक्षा लोग पीछे हटने की बजाय आक्रमण की मुद्रा में आए। हॉल के बाहर कुछ लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया और तभी एक तेज तर्रार आवाज आई, यहीं रुको। इसके साथ ही इंटरपोल का एक प्रतिनिधि मंच पर आया। उनके पास आधिकारिक नोटिस था और यह नोटिस लाइव स्ट्रीम के कारण तत्काल प्रभाव से बाहर निकला। हम इस मामले की स्वतंत्र जांच के आदेश देते हैं, प्रतिनिधि ने सुना। और इस हॉल में किसी को भी बिना पुष्टि के हटाया नहीं जाएगा। यह पघाड़ा ओरियन को ठंडे पसीने से भरने के लिए पर्याप्त था। ओरियन ने गुस्से में कहा, यह राजनीतिक चाल है, मैं इसका हिसाब लूंगा। पर अब हॉल में मौजूद बड़े प्रतिनिधियों की आंखों में शक बैठ चुका था। मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स तेज कर दी। पैनल रूम में अब ओरियन की टीम घबराई हुई दिखी। थोड़ी देर बाद वह मौका आया जब राघव के तकनीशियन ने ओरियन के पास ही बैठे एक सहयोगी का लैपटॉप हैक करके लाइव रिकॉर्डिंग भेज दी, जिसमें ओरियन और उसके कुछ सहयोगी गुप्त रूप से किसी समुद्री एजेंट के साथ शिपमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। यह सब रिकॉर्डिंग अब सार्वजनिक थी। भीड़ में उथल पुथल मच गई। ओरियन ने हाथ जोड़कर कहा, यह साजिश है, मैं निर्दोष हूं। पर अब दुनिया की निगाहें उसकी ओर बढ़ चुकी थीं। न सिर्फ मीडिया बल्कि कुछ देशों की संस्थाएं भी इस मामले पर कार्रवाई शुरू करने की ओर थीं। वहीं से एक नया खेल शुरू हुआ। ओरियन ने एक चाल चली। उसने मंच पर खड़े कुछ प्रमुख उद्योगपतियों और राजनेताओं को अपने समर्थन में खड़ा कर दिया और कहा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। जो लोग इसे बढ़ा रहे हैं, उनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना है। हम मिलकर इसे सुलझाएंगे। कुछ लोग उसकी बात सुनकर सहमत भी दिखे, पर सार्वजनिक रिकॉर्ड अब उसकी बात से अधिक बोल रहा था।
कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया और इंटरपोल दोनों ने घोषणा की कि मामले की पूरी जांच होगी। उनका अगला कदम था ओरियन की जगहों पर वारंट। पर ओरियन ने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। वह कई देशों में अपने लॉबीज को सक्रिय कर चुका था और कई उच्च स्तरीय लोगों ने अपना बचाव शुरू कर दिया।